दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो वेक्टर का क्वेश्चन है और ये वेक्टर के अंदर ट्राइंगल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का। तो हम इसमें बेसिकली ये जो वेक्टर का जो एड है, सम है, उसके बारे में हमें बताता है। तो जब भी कोई दो भुजाएं जो एक ही डायरेक्शन में निर्देशित हो, तो जो उनके विपरीत जो डायरेक्शन होती है उसके दोनों का योग उसके बराबर होता है। जैसे ए और बी जो इस तरफ आ रही थी उसका एक लंबाई ए थी और जो उसकी ही मुँह से निकली थी उसका बी था। तो जो विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रही थी दोनों, लेकिन ये विपरीत डायरेक्शन में आ गई है, इसका योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसी ट्रायंगल में हम वो प्रॉपर्टी करते हैं। हमें पता है कि ए इस डायरेक्शन में जा रहा था और सी इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योग तीसरी जो उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, देखिए ये इधर आ रही है जबकि जाना इधर था, तो ये उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों का योग इस तीसरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर है और ए वेक्टर है, इनका जो योग है वो बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। समझे? तो आप ऐसे समझो कि भाई जो दो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तीसरी उल्टी आ रही है, तो उन दोनों का जो योग है वो तीसरी के बराबर होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो भी हमने वेक्टर से ही लिया है और ये वेक्टर के अंदर हम ये क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट का है। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है तो इसमें देखिए, अब डायरेक्शन करना सीखते हैं। ये मान लो हमारा निर्देशांक वाला ग्राफ है। जब हम ईस्ट के साइड जाते हैं तो इसको मानते हैं आई कैप, और जब ये मूल बिंदु है और ईस्ट की साइड ही जाते हैं लेकिन ओ के लेफ्ट साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं माइनस का आई कैप है। और हम वे जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो इसको बोलते हैं जे कैप, और जो ओरिजिन है मूल बिंदु उसके नीचे वाली साइड में जाते हैं वाई की डायरेक्शन में ही, तो उसको बोलते हैं माइनस का जे कैप। अब आई कैप और जे कैप के लंबवत वर्टिकल के मानते हैं और इन्हीं के वर्टिकल नीचे की ओर हम माइनस का के मानते हैं। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नीचे ऊपर कुछ नहीं दिया गया है तब तक हम पॉजिटिव ही मानते हैं। ये चीज़ अगर आपके समझ में आई तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, कभी भी अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट की अगर वेक्टर फॉर्म आई, जैसे ए आई के प्लस बी जे के प्लस का सी के, तो जो इसका परिणाम होगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो बस यहाँ पर कह रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की पहले तो फॉर्म लिखते हैं। तो कह रहा है 12 पूर्व की ओर चला, तो यानी पूर्व की ओर क्या हो गया आई कैप, तो 12 आई कैप प्लस 5 मीटर नॉर्थ उत्तर की ओर चला तो 5 मीटर जे कैप प्लस 6 मीटर वर्टिकल ऊपर की ओर चला यानी कि के कैप आ गया, तो 6 के कैप। अब जब इसका डिस्प्लेसमेंट का हम परिमाण लेंगे तो फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। जब इनको जोड़ेंगे तो 144 प्लस 36 180 और 20 200 205 आ गया। अब ऑप्शन में क्या है, देखिए जो 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो जस्ट उससे बड़ा है तो 14 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन में एक ही है इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। ये हमने ग्राफिक
क्वेश्चन देखा कि भाई ग्राफ के अंदर किसको क्या मानते हैं, तो एकदम बेसिक से अब टॉप तक चलेंगे। आज पहला क्वेश्चन था और भी कहीं रूल सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तीसरा क्वेश्चन है। विराम से गतिमान एक कण का त्वरण है जो हमें इस समीकरण से दिया गया है और वो समय के साथ परिवर्तित होता है। समय t के पश्चात कण का वेग क्या होगा। इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। याद करना dVA, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये आपका वेलोसिटी वेग और ये एक्सीलरेशन त्वरण। अगर आप D से V तक जा रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट का एक बार क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। और अगर आप V से A तक जा रहे हैं, आपको वेग से त्वरण निकालना है, तो भी आप एक बार त्वरण कर देंगे। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट त्वरण निकालना चाहते हैं, त्वरण, तो फिर 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो जब हम D से इधर जाएंगे तब किस पोजीशन पर है वो हमें पता करना है, तब हम करते हैं अवकलन। और अगर हमें पीछे की तरफ आना हो यानी कि एक्सीलरेशन दिया हो और वेग पूछे तो एक बारी करते हैं समाकलन। और अगर एक्सीलरेशन दिया है, विस्थापन पूछ रहा है, तो 2 बारी करते हैं समाकलन। ये समझ में आया? नहीं आएगा, अब आएगा। तो देखिए, इधर जाएंगे तो कितने पॉइंट आगे गए, यहाँ तक आए तो 1, यहाँ तक आए तो 1, डायरेक्ट जा रहे हो तो 2, तो अवकलन करते हैं। और जब इधर आ रहे हैं तो समाकलन करते हैं। तो इनके बीच में गैप 1 का रहता है, इनके बीच में 1 का गैप, यहाँ से डायरेक्ट आए तो 1 1 2 गैप है। तो कितना आप पीछे आ रहे हो उतनी बार समाकलन, और कितना आगे जा रहे हो उतनी बार अवकलन करते हैं। अब समझ में आ गया होगा, वरना अब समझ में आएगा। समझिए। अब हमें क्या दिया है, एक्सीलरेशन। और जब हमें एक्सीलरेशन दिया जाता है और फिर हमें क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। एक्सीलरेशन देके क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। और पीछे आने पर मैंने बताया समाकलन करना पड़ता है, आगे जाने पर अवकलन करना पड़ता है। तो पीछे आएंगे, समाकलन करेंगे, कितने पॉइंट आए, 1 पॉइंट आया, तो कितनी बार समाकलन होगा, 1 बार। तो जब एक्सीलरेशन का हम समाकलन करेंगे तो आप बताओ, एल्फा ऐसा का ऐसा कांस्टेंट और टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो t²/2 प्लस जो कांस्टेंट है उसके साथ में बी टी आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मान लो एक्सीलरेशन दे देता और हमें इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो 2 बार समाकलन करते, तो 1 बार तो समाकलन आ गया, 2 बार ही करेंगे तो इसका ही क्या हो जाएगा, एल्फा t⁻3 और 2 पहले वाला था तो इंटू 2 प्लस b और t²/2। और यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है तो यहाँ पे हो जाता ct। तो ये क्या हो जाता आपका, डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन है विमा से। विमा वाले क्वेश्चन आते हैं, विमा भी पूछता है, ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है।
ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ता है लेकिन हम करेंगे। हमें एक चीज़ है कि जो टो होता है बलागुण उसकी विमा किसके बराबर होती है? वर्ग की विमा के बराबर। तो वर्ग की विमा क्या होती है हमें पता है, एफ डॉट डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोस थीटा भी लिख देंगे। कोस थीटा एक मान है तो उसकी कोई विमा नहीं होगी। तो यहाँ से टो की विमा क्या हो गई, हमें पता है कि टो की विमा डब्लू की विमा के बराबर है। तो एफ का मतलब न्यूटन और एस का मतलब मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर यानी कि ये सही है। प्रतिबल क्या होता है, तो जो प्रतिबल होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, वो होता है एफ अपॉन ए। तो न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, जो कि राइट आंसर है। जो मीटर है उसको ऊपर लेके आ गया है। प्रत्यास्थता गुणांक का भी इसी के बराबर होता है। बाकी शक्ति क्या होती है, P बराबर एफ वी भी होती है और P बराबर डब्लू अपॉन टी भी होती है। तो एफ वी से न्यूटन आ गया और V का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड को ऊपर लेके आ रहा है तो इन्वर्स हो गया, तो ये भी सही है। बचा क्या, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ जो तनाव होता है उसको टी से रिप्रेजेंट करती हैं और ये होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही क्या होता है, पृष्ठ तनाव। तो न्यूटन बट्टा मीटर, यहाँ पे क्या कह रहा है, मीटर स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति चलती हुई कार से बस से उतरता है तब आगे की ओर गिरता है, क्योंकि देखिए क्यों गिरता है, सब जानते हैं क्यों गिरता है। यहाँ पे लगता है जड़त्व है। बेसिकली जड़त्व है जो आपका विरोध करे, वह जड़त्व है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। अब ये 2-3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है गति का जड़त्व है, दूसरा होता है विराम का जड़त्व है, अब गति के जड़त्व में क्या है, आप गति कर रहे हो और फिर उसका विरोध करें। और विराम का है आप विराम में हो और फिर कोई चीज़ विराम का विरोध करे। समझना, ये कोई बस है, इसमें आप खड़े हो, बस अब चालू होगी तो हम देखते हैं कि जब बस चालू होती है तब हमें पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का। जब हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है और बस आगे की ओर चलती है तो क्यों हमें धक्का लगा, क्योंकि हम विराम में थे और विराम में ही हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमें गति करवा रही है। तो ये विराम का क्या हो गया, जड़त्व हो गया। लेकिन कोई बस जो चल रही थी उसके अंदर हम खड़े हैं, हम जब बस चल रही थी तो हम भी गति में आ गए और बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर धक्का, हमारे आगे की ओर बल लगता है और हम आगे की ओर हो जाते हैं। तो हम गति में थे और हमें रोका जा रहा है, अर्थात हमारी गति का विरोध किया जा रहा है, तब इसको बोलते हैं गतिक जड़त्व। तो यहाँ पे बस चलती हुई बस में जब लगेगा तो कौन सा लगेगा, गति का जड़त्व लगेगा। तो विराम के जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है, ता नहीं, ये तो विराम का हो ही नहीं सकता। विराम का रहता तो धक्का पीछे लगता, ये धक्का आगे लग रहा है, इसका मतलब गति का। तो गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की दिशा में गतिशील रहता है, जबकि पैर जमीन को छूते ही स्थिर हो जाते हैं। व्यक्ति आगे की ओर अपनी आदत के अनुसार झुकता है, जो कि सरासर गलत है और ये गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया। बचा एक ही ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो गति का जड़त्व है और जब पीछे की ओर धक्का लगता है तो ये क्या है, विराम का है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु का संवेग नियत है, मोमेंटम नियत है, तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। देखिए
संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। बेसिकली एक चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक होता है मास और एक होता है वेट। वेट एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। और मास एक प्रकार की क्वांटिटी है। मास क्या है? द्रव्यमान है। और वेट को बोलते हैं भार। मास कभी भी नहीं बदलता। एवरी नो चेंज। आकाश में ले जाओ, पाताल में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, मास चेंज नहीं होगा। चेंज होता है वेट। और वेट का फॉर्मूला होता है mg। क्योंकि हमें पता है जी चेंज होता है। जी पोलर पर जाने पर भी होगा, इक्वेटर पर आने पर भी होगा, किसी कोण के विचलन के कारण भी जी में परिवर्तन होता है। तो जी बदलता है और जिसके कारण वेट बदलता है। मास हर जगह सेम होता है। ये बात अलग है कि हम किसी दूसरे उपग्रह पर जाएंगे, किसी ग्रह पर जाएंगे, तो हमें कोई वस्तु वहाँ पर हल्की लगे, तो हल्की लगने का मतलब है उसका वेट क्या है? वहाँ पे जी कम है। और जी कम होगा तो उसका फिर वेट कम होगा, तो भार कम है। लेकिन उस समय हमारा भार भी कम हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। मास कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, मास तो समान ही रहेगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और इस क्वेश्चन में जो कह रहा है उस पर दीजिए गौर। तो P बराबर क्या हो गया? हमारा mv हो गया। m तो हमेशा नो चेंज रहेगा, तो v यहाँ पर इसका मतलब P सेम रह रहा है, तो इसका मतलब v सेम रह रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन को दूसरी दृष्टि से देख लेते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। लेकिन सर हमने इसको ऐसे नहीं समझा। हमने समझा कि v सेम रह रहा है तो फिर ये सारे ही, यानी कि v वेग सेम रह रहा है तो त्वरण भी नो चेंज रहेगा, नियत रहेगा। और उसमें बल भी क्या रहेगा? क्योंकि ए बराबर ए में आता है, तो त्वरण जब सेम रहेगा तो बल भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन ये बात गलत है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? संवेग नियत है, इसका मतलब उस समय वेग नियत होगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन सी राशि नियत होगी ये पूछ रहा है कि संवेग नियत है, इसका मतलब क्या नियत है? क्या नियत है? उस समय वेग नियत है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की जो गति होती है वो रेखीय संवेग पर ही आधारित होती है। और मेन बात जो मैं कर रहा हूँ वो है कि ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ उसको फॉलो करती है। रिएक्शन करोगे तो आपको उसके विपरीत क्या मिलेगा? क्रिया मिलेगी। तो वो रूल है थर्ड लॉ का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। एक वस्तु क्षैतिज तल पर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग से गतिमान है। यदि वस्तु 9 मीटर की दूरी तय कर रुक जाती है तो सर्पी घर्षण गुणांक बताना। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लो ये कोई वस्तु थी जो डी दूरी के बाद में रुक गई, और इसको जो प्रारंभिक वेग दिया गया वो u दिया गया, अंतिम वेग v है। और अंतिम वेग पर ये रुक रही है, तो इसका मतलब अंतिम वेग तो 0 होगा। जहाँ पे रुक गई वहाँ पे वेग क्या है? 0 है। और ये डी दूरी पर रुकी है। हमने एक चीज़ पढ़ा है और हम जानते हैं कि कोई चीज़ गतिमान है तो वह गति ही करती रहेगी, और कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा हो। अब ये वस्तु गति कर रही थी लेकिन रुक जाती है, तो इसका मतलब श्योर है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लागू होगा। कोई इसके एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो विपरीत डायरेक्शन में हो रहा होगा, इसको रोक रहा होगा कि अब तुझे रुकना है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो बल लग रहा है। उस जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है गति के, मोशन के, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एस इंटू आर। चूँकि यही फ्रिक्शन फोर्स
ए बराबर एम ए के इक्वल टू हो जाएगा। तो जो आर है वो एक तरीके से वेट है और उसको लिखने का तरीका है म्यू और एम जी। आर को क्या लिखते हैं, आर बराबर एम जी और इधर एम है, तो एम से एम कट गया, यानी कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो म्यू जी आई है। एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी आई है, तो हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे। गति का यहाँ पे अगर हमें दूरी दे रखा है तो गति का तृतीय नियम लगाएंगे, तृतीय समीकरण लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। अब कह क्या रहा है, देखिए जब वस्तु रुक रही है इसका मतलब वेग धीरे धीरे कम हो रहा है और एक के वेलोसिटी आ गई है जहाँ पे जीरो रह रहा है। वेग जब डिक्रीज करता है तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज करता है, और जब एक्सीलरेशन डिक्रीज करता है तो हम साइन माइनस का लेते हैं, प्लस का नहीं लेते। अगर वेग बढ़ रहा होता तो एक्सीलरेशन भी ग्रो कर रहा होता, और एक्सीलरेशन जब ग्रो करता है तब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। तो यह हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो कह रहा है कि v जो है वो जीरो है, अंतिम वेग जीरो है, तो हम जीरो बराबर u स्क्वायर बराबर माइनस का 2as। तो जो as आएगा वो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2a, और a की वैल्यू जो हम जानते हैं वो होती है u स्क्वायर अपॉन में 2, और a की वैल्यू है म्यू जी। तो मैं नए पेज पर लिख रहा हूँ इसका सूत्र। तो s बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, समझ गए। और a हमारे पास में क्या था, म्यू जी। तो गति का पहला समीकरण लगाएंगे v बराबर u माइनस 80, क्योंकि v डिक्रीज कर रहा है इसलिए एक्सेलरेशन के साथ में माइनस साइन आएगा। तो v जीरो है तो u बराबर 80। तो अब हमें t का फॉर्मूला निकालना है, तो t बराबर u अपॉन, और एक की वैल्यू नीचे a आएगा तो एक की वैल्यू म्यू जी। तो जो t का फॉर्मूला आया है वो u अपॉन में म्यू जी आया है। तो इतने समय के बाद में वह रुक जाएगी, u अपॉन म्यू जी। तो गति का ये आया है ना, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं, तो एस बराबर क्या था, u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू बराबर u स्क्वायर अपॉन 2 SG। तो u कितना था, 6 मीटर था, तो ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर 9 मीटर, और जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं एक बारी। तो आप जानते हैं ये कितनी बार गया, 36 में 18 का भाग 2 बार गया, 2/10, तो ये हो गया 0.2। क्या हो गया, 0.2। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल का फॉर्मूला दे रखा है और बल इस चीज़ पर डिपेंड है, 2 किग्रा द्रव्यमान के छोटे पिंड पर कार्य करके इसे अक्ष बराबर 0 से अक्ष 5 तक विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य जूल में क्या होगा। देखिए जब भी हमें वृत्त से और डिस्प्लेसमेंट के साथ में अगर हमें कार्य पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि W बराबर FS होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोस थीटा भी आता है, लेकिन उसी की दिशा में करते हैं तो थीटा 0 होता है और कोस थीटा 1 होता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। या तो हम इसको रख रख के अक्ष की वैल्यू रख रख के करें,
या डायरेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐड को करने के लिए ही इंटीग्रेशन आता है। तो जो W होता है वो इंटीग्रेशन होता है A से B और f/dx। तो अक्स के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर देंगे ऐप का, तो हमारे पास में वृक आ जाएगा और 0 से लेकर 5 A से B तक हम मेरे विस्थापन दे देता है वह। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कार्य निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, W बराबर 0 से 5 तक चल रहे हैं, 7 - 2x + 3x स्क्वायर है और इसका dx कर रहे हैं। तो समाकलन करने पर इसका समाकलन जो आएगा वो 7x - 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और इस पर लिमिट जो हम लगाएंगे वो 0 से 5 की लिमिट लगेगी। तो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो अब इसमें मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 35 - 25 प्लस 125, 5 का क्यूब 125। तो ये डायरेक्ट हो रहा है 135 जूल, जो डी ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। सर इसमें जो 2 किग्रा मास दिया था, द्रव्यमान दिया था, उसका कोई भी इस कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं होगा, ये फंसाने के लिए दिया था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्यों यूज किया, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना, इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज किया। या तो हमें 0 से 1 तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सारी की सारी कैलकुलेटिव हमने इंटीग्रेशन के माध्यम से सॉल्व कर दी। वरना क्या करते, पहले 0 रख के ही करते, फिर F2 जो निकालते उसमें 1 रख के करते, फिर 2, फिर 3 डिस्प्लेसमेंट तक क्या वर्क हुआ, फिर 4 रखते और फिर 5 रखते। इस तरीके से फॉर्मूले में रखना पड़ता, तो फिर वो लेंथ ही बहुत हो जाता। इसलिए डायरेक्ट हमने एक प्रमेय लगाई, उसके माध्यम से इसको हल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक का मतलब के की वैल्यू कह रहा है। स्प्रिंग नियतांक को बोलते हैं के। 1500 न्यूटन पर मीटर और ये 3000 है, 3000 न्यूटन पर मीटर है। तो एक समान बल से खींचा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 kx² भी होती है और U बराबर F²/2k भी होती है। दोनों ही स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। हम पहला वाला लगाएं या दूसरा वाला? पहला वाला यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने जो फोर्स है उसको इक्वल बोला है। फोर्स को क्या बोला है? इक्वल बोला है। और जब फोर्स को इक्वल बोला है तो पहले के अंदर फोर्स का क्या नहीं किया गया, यूज ही नहीं किया गया। तो इस फॉर्मूले को नहीं लेना है, हमारे लिए 2 नंबर का फॉर्मूला यूज होगा। तो एफ एक समान है तो यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रहा है 1/k के। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा का अनुपात पूछा है, तो U1/U2 जो होगा वो K2/K1 होगा। और यहाँ पे K2 क्या है, 3000 और यहाँ पे 1500, तो ये 2, तो ये हो गया 2:1। तो स्थिति ऊर्जा का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। तो पहले वाले का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले वाले में बल का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में बल को इक्वल बता रहा है, इसलिए फॉर्मूला सेकंड ही बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेखीय वेग नियत है। रेखीय वेग क्या होता है? v। तो कोणीय वेग क्या होगा? तो रेखीय वेग इसने बोला है कांस्टेंट, और जो कोणीय वेग होता है वो ओमेगा होता है। और हमें पता है कि रेखीय वेग होता है वो होता है ओमेगा r। तो यहाँ से कोणीय वेग, ये तो नियत कह रहा है कांस्टेंट, तो ओमेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो गया 1/r की।
तो ओमेगा किसके समानुपाती है, तो 1/r के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, यदि अर्थ का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात होगा। तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। तो यहाँ पे गुरुत्वीय एक्सेलरेशन और गुरुत्वीय नियतांक का ही अनुपात पूछ रहा है, तो G बराबर m/r² हो जाएगा। m/r², बी ऑप्शन करेक्ट। वैसे इस जी का दूसरा फॉर्मूला भी आता है जिसमें घनत्व का जिक्र होता है, और इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घनत्व को द्रव्यमान बटा आयतन में यूज करना पड़ेगा। और घनत्व बराबर हम जानते हैं मास अपॉन में r³ हो जाएगा। तो r से r कट जाएगा, वहीं आएगा, लेकिन हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, अगर अर्थ को r त्रिज्या का एक गोला माना जाए तथा यदि 30 डिग्री अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g30 तथा भूमध्य रेखा पर g हो, तो g माइनस का g30 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए g के मान में कब कब चेंज होता है, g चेंज होता है एक तो पोलर पर जाने पर, एक हम इक्वेटर पर चले जाएंगे तो इक्वेटर पर भी चेंज होगा, और एक होता है जब हम थीटा कोण पर घूम जाए, हमारी पृथ्वी थीटा कोण पर घूम जाए, तब भी जी के मान में परिवर्तन होता है। बाकी ऊंचाई पर जाने पर और गहराई में भी जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन आता है। तो जी के मान में जब हम थीटा कोण पर विचलित होते हैं, हमारी पृथ्वी थीटा कोण पर विचलित होती है, तब जी के मान में जो परिवर्तन होता है वो होता है g' बराबर g माइनस ω²r cos² लैम्डा। ये होता है दोस्तों। तो g माइनस ω²r ऐसे करेगा, लैम्डा यहाँ पे थीटा ही है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ये वैल्यू आई है, और उसको जी में से घटाना है, क्योंकि ये जी 30 पर आई है और इसको घटाना है। तो जी नेक्स्ट पेज पर मैं करके दिखाता हूँ। या यहीं पे करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, जी में से घटाना, इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। जी माइनस का ω²r 3/4, तो ये निकलेगा तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ω²r 3/4 होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा, राइट आंसर भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि y बराबर mgl/πr²l, समीकरण में बाहर mg को दोगुना कर देने पर y का मान क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे y है, उसको बोला जाता है यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस की जो विमा होती है वो स्ट्रेस, वो बल बट्टा एक की विमा के बराबरी होती है, यानी कि प्रतिबल की विमा के बराबरी होती है, कभी पूछ लेता है। और यंग मॉडुलस का जो सूत्र होता है वो होता है अनुध्रीय विकृति, और ऊपर होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि F/A और अनुदैर्ध्य विकृति L/L। अब इसी को mg बनाकर वह कर रहा है और एक को πr² करके कर रहा है।
तो ये हमेशा जो समान पदार्थ है उसका प्रतिबल यंग मॉडुलस हमेशा समान रहता है, नो चेंज रहता है। अलग अलग वस्तुओं का यंग मॉडुलस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब समान वस्तु रहेगी तो उसके लंबाई में, एरिया में कुछ भी चेंज करो, यंग मॉडुलस उतना ही रहेगा, तो वाई ही रहने वाला है। ये मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि केशिकत्व के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ जाता है यदि स्पर्श कोण क्या हो। तो हम यहाँ पे केशिकत्व क्या, हम एक सूत्र पढ़ते हैं, H बराबर 2t cos थीटा अपॉन में R रो जी। टी यहाँ पे तनाव है, R यहाँ पे रेडियस है, R यहाँ पे ये जो रो है वो यहाँ पे डिस्टेंस ही है यानी कि घनत्व है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ये कब पॉजिटिव होगा आप बताओ। जब पॉजिटिव होगा, एच पॉजिटिव है इसका मतलब हाइट बढ़ रही है, और एच नेगेटिव है इसका मतलब हाइट घट रही है, और जीरो है उसका मतलब हाइट में कोई बदलाव ही नहीं है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रख दूं तो जीरो होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। शून्य रखने पर 2t अपॉन आर रो जी पॉजिटिव हो जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब ये बढ़ रही है, नहीं रुको। अधिकोण अगर मैं 120 डिग्री रखता हूँ तो ये माइनस के अंदर आंसर आएगा, क्योंकि कोस थीटा माइनस हो जाता है, तो ये नहीं होगा। माइनस तो किसको दर्शाएगा, कम हाइट को दर्शाएगा। अब देखिए जो शून्य है और मैं कहूँ यहाँ पे 30 डिग्री, तब भी तो ये पॉजिटिव आएगा। कोस थीटा 30 की वैल्यू रखूँगा तब भी पॉजिटिव आ रहा है, कोस 60 की वैल्यू रख रहा हूँ तब भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पे न्यून कोण सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जीरो भी तो शामिल है। तो एक तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि इसमें 0 से 90 से छोटे शामिल होते हैं न्यून कोण में। 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में जितने भी कोण होते हैं वो 0 न्यून कोण में शामिल होते हैं। तो अब इससे बीच में कोई भी वैल्यू रखो, कोस थीटा पॉजिटिव रहेगा, और 90 से ज़्यादा अधिक कोण पर वह नेगेटिव होगा, तो वह नहीं होगा। तो ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लकड़ी के गुटके का वायु में भार 4 न्यूटन है एवं लिक्विड में 3 न्यूटन है, तो उत्प्लावन बल क्या होगा। तो याद रखना, जो उत्प्लावन फोर्स होता है वो होता है वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ एयर क्या है 4, और माइनस लिक्विड में क्या है 3। तो जो उत्प्लावन बल होगा वो 1 न्यूटन का होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि जो जल का है मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है घनत्व। और घनत्व क्या होता है, बेसिकली घनत्व होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए 4 डिग्री पर इसका मैक्सिमम होता है और 4 के बाद में ये गिरने लग जाता है, तो 0 से 4 पर जाएंगे तो ये बढ़ेगा क्या, डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी और फिर 4 से घटने लग जाएगी। तो जब आयतन पहले क्या होगा, 0 से 4 पर आयतन घटेगा तभी तो घनत्व बढ़ रहा है। तो पहले घटेगा क्या आयतन और फिर बढ़ेगा, तो फिर जब बढ़ेगा तब डेंसिटी कम होने लग जाएगी। समझ रहे हो। अरे मैंने कहा कि ये 0 से 4 ले लिया हमने, 10 ले लिया, 4 पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है और मिनिमम वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मिनिमम कब हो, वॉल्यूम मिनिमम होगा तभी तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो 4 पर वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम, और फिर क्या होता है, फिर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और वॉल्यूम जब इंक्रीज करने लग जाता है तब डेंसिटी कम घटने लग जाती है।
तो 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके सहारे आप इसको कर सकते हो। राइट आंसर भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारी एग्ज़ाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आते हैं। उनमें से ये क्वेश्चन बहुत सी शिफ्टों में देख चुके हैं कि जब भी हमें द्रव्यमान दिया हो और आपस में उनको मिला दिया जाता है, 3 अलग अलग लिक्विड हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट हमें अलग अलग दे ही रखी है और टेम्परेचर भी दे रखा है। जब उनको मिक्सअप किया जाता है तो मिश्रण का टेम्परेचर पूछा जाता है, और वो टेम्परेचर जो होता है वो बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको डेरिवेटिव भी करके बताएंगे, वो एक अलग क्लास होगी जिसमें सेपरेट हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें डेरिवेटिव करके भी बताऊंगा। हालांकि अभी ये याद कर लेना, आगे डेरिवेटिव बताऊंगा अलग बात है, लेकिन इसको आप अंडरस्टूड कर लेना। एग्ज़ाम में एज इट इज़ आता है, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। C1 की जगह T1 फॉर्मूले में टिक कर देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा समझिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्नो इंजन की ऊष्मा 627 डिग्री सेल्सियस है, और सेल्सियस पर वह कैलोरी ऊष्मा लेता है 3 × 10⁶, और 27 डिग्री सिंक को दे देता है। इंजन का द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसकी जो दक्षता होती है कार्नोट इंजन की, वो नीटा बराबर 1 - T2/T1 होती है, और नीटा बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो बस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, W/Q बराबर 1 - T2/T1। तो अब W हमें ज्ञात करना है, Q हमें दे रखा है 1 - T2। 27 डिग्री सिंक का ताप T2 ही तो है, तो 27 में 273 जोड़ के केल्विन में लाना पड़ेगा। तो 273 जोड़ूंगा तो ये 300 हो जाएगा, अपॉन में T1 यानी कि स्रोत का ताप। तो 627 में 273 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 6/9 आ रहा है, और ये 2/3 कट रहा है। तो यहाँ पे W/3 × 10⁶ बराबर 2/3 है। 3 से 3 कट गया, तो जो W की जो वैल्यू आई है वो 2 × 10⁶ आई है। लेकिन ये जो आया है वो कैलोरी में आया है, हमें जूल में बदलना है, इसलिए जब भी कैलोरी को जूल में बदलते हैं तब हम 2.4 से इंटू करते हैं। तो 2 को 2.4 से इंटू करने पर ये आ जाता है 4.2 से इंटू करने पर 4.2 से करते हैं, और 4.2 से करने पर ये 8.4 आंसर आ जाएगा, और गुणा में 10⁶ आ जाएगा। लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन बी आपको समझा दिया कैसे हुआ। तो नीटा का फॉर्मूला ये होता है, उसके बाद में नीटा बराबर W/Q भी होता है। हमने दोनों को रखा और फिर W/Q की वैल्यू रखी, इधर हमने इनको केल्विन में बदला और फिर हमने ये किया। तो यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए पूरा यहाँ पे आखिरी में आपके दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैंने समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सरलावर्त गति का समीकरण y बराबर 3 sin 100t + π/6 है, तो कण की अधिकतम चाल क्या होगी? तो कण की अधिकतम चाल होती है v बराबर a ओमेगा, और जब भी हम इस तरीके से समीकरण लिखते हैं, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या है? 3 है, और ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा टी के साथ में जो गुणांक आता है वो ओमेगा का आता है, तो 100। तो ये हो गया 300 ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है
कि दो R1 व R2 त्रिज्या के दो आवेशी चालक गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा गया है, तब गोलों की पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। हमें ये समझना है कि जब भी दो चालक या आवेशी जो गोले होते हैं, अगर उनको किसी तार से जोड़ते हैं तो जो इसका विभव v था और इसका जो विभव v2 था वो बराबर हो जाते हैं। अर्थात जब भी दो आवेशी चालकों को हम किसी तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो उनमें आवेशों का प्रवाह होने लग जाता है, और आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक विभव समान हो जाए। तो v1 विभव बराबर v2 विभव हो गया। तो विभव क्या होता है कि q1 अपॉन R1, और ये हो गया कि q2 अपॉन R2। तो R दूरी पर किसी चालक गोले के R दूरी पर विभव क्या हो गया कि Q अपॉन R होता है। तो अलग अलग का आवेश अलग अलग माना, अलग अलग की त्रिज्या अलग अलग मान ली, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो K तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा। तो जो Q1 अपॉन में जो Q2 है वो R1 अपॉन में R2 आ गया। समझ में आया। अब जो हमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा जो होता है वो होता है आवेश बट्टा एरिया। क्या होता है सिग्मा, आवेश बट्टा एरिया। जब आवेश बट्टा एरिया होता है तो हम कह सकते हैं कि ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, किसी गोले का पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको आर स्क्वायर ही मान लो ना एक तरीके से, इसे को गायब कर दो, क्यों पाई कांस्टेंट है, लेंगे तो कट जाएगा। तो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 जो है वो Q1 अपॉन में Q2 इंटू, ये विपरीत है तो R2 स्क्वायर अपॉन में R1 आ जाएगा स्क्वायर। अब जब यह आया तो इधर कर रहा हूँ, अब इधर कर रहा हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना। सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या थी, R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर। R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया, तो बचा क्या, R2 अपॉन R1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर आप मेरी आवाज़ के साथ साथ ध्यान दे रहे हैं तो 100% आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो ब्रेक लेकर ध्यान दें कि मैं कब क्या बोल चुका हूँ, क्योंकि स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं है इसलिए बची हुई जगह पर फिर करना पड़ता है, और अगर उस जगह पर नहीं करूँगा तो एक नया पेज निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो समझिए थोड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोधकता पूछ रहा है। और याद कर लेना आर भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ताप बढ़ाने पर जो कंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर जो होता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर कंडक्टर का भी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या होगा, कम होगा। ये जब हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन सेमीकंडक्टर का घटेगा। और बिल्कुल ऐसा ही इसमें होगा, इसका भी बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर की जो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। वापस से समझिए, अगर मैं टी को इंक्रीज करता हूँ तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों का आर में ले लेता हूँ तो इसका आर घटेगा और इसका बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तब, और अगर घटा रहा हूँ तो उल्टा हो जाएगा। और यही होता है रो, तो रो भी बढ़ेगा और रो भी घटेगा। रो तो एकदम आर के इन्वर्स प्रोपोर्शनली है, तो रो आर बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ रहा होगा उस समय, और आर घट रहा है तो उसमें रो भी घट रहा होगा।
कभी कभार एग्जाम्पल देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे चांदी क्या है, चांदी एक क्या है, मेटल है। तो अब बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो चांदी का प्रतिरोध बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, मेटल है, धातु है, कंडक्टर है। अगर मैं कहूँगा जर्मेनियम, तो जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। तो जब प्रेसिडेंट बनाऊंगा तो सेमीकंडक्टर का आर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा। और चांदी जो कि हमें पता है कंडक्टर, बहुत अच्छी कंडक्टर है, सबसे अच्छी कंडक्टर है, लेकिन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। हमारे जैसे घरों के अंदर तो जो तांबे की जो वायरिंग आती है वो ही हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये तो सिल्वर है, बहुत ही महंगी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंज का नियम सूत्र से दिया जाता है, किस सूत्र से दिया जाता है? तो लेंज का नियम तो E बराबर माइनस का एन डी फाई बाई डी टी से दिया जाता है। डी पाई क्या है, फ्लक्स में चेंज, समय के सापेक्ष। और ये माइनस एन दिखाता है कि जो विद्युत वाहक जो प्रेरित हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कुछ ही नहीं दिखा रहा है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये बिल्कुल है, ये तो ये सही होगा। सही है ना, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इसको बोलते हैं पी एन डायोड का साइन है, इसका साइन है ये पी एन डायोड का साइन है। इसको बोलते हैं पी सीरा और इसको बोलते हैं एन सीरा। ये क्या है, ये पी सीरा और ये क्या है, एन सीरा। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जोड़ दिया जाता है और नेगेटिव सिरा एन से जोड़ दिया जाता है, तो ये समझना उस समय पी एन जो डायोड है वो अगर अभिनति में है। लेकिन अगर पी सिरा नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, पी सिरा नेगेटिव से जोड़ा जाता है और एन सिरा पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, तो ये होती है पस अभिनति। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर अभिनति कौन होगी, तो पी सिरा पी से डायरेक्ट, देखिए ये पी सिरा एन माइनस से जोड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया पस अभिनति। ये किसको जोड़ा ही नहीं है, ये पी एन डायोड ही है, अभी ये अभिनति व अभिनति में नहीं है। अगर अभिनति में पी पॉजिटिव से, तो पी पॉजिटिव बी ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमें पता है कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, इनफिनाइट। क्या होती है फोकस दूरी, इनफिनाइट। किसकी, समतल मिरर की फोकस दूरी क्या होती है, इनफिनाइट। और हमें पता है कि जो पावर होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो बस जब फोकस दूरी को रखेंगे तो 1 में इनफिनाइट का भाग जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो पावर क्या हुई समतल दर्पण की, 0। तो पावर 0 होती है ना कि फोकस दूरी, फोकस तो इन्फिनिट होती है। दोस्तों आज ये जो 25 क्वेश्चन लाया उनको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, और मैं अपनी तरफ से पूरी वो 25 क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और ये आज पहला दिन था, उनमें ही क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे लेवल बहुत तगड़ा कर दूंगा और आपकी जो फिजिक्स का जो डर है वो अब डर ख़त्म होगा और आप आसानी से अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए ही हुए हैं।
जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय मेरी शिफ्ट में इसमें से कोई 10-11 सवाल थे, वहीं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बस अगर आपका साथ रहा तो आसमान की जो ऊंचाइयाँ हैं वो जल्द ही छूऊंगा। आसमान की ऊंचाइयाँ तो मैं छूऊंगा, एक दिन ज़रूर छूऊंगा, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो मैं बहुत जल्द छूऊंगा। बाकी मैं मेहनत हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू। कल मिलते हैं नए मॉक के टेस्ट के साथ में। आपका एक अच्छी प्रतिक्रिया मुझे बहुत खुश कर देती है, बहुत खुश। इंसान को पैसे से कोई सुख नहीं मिलता। अगर आप एक दिल फेंक के मारते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंथुजियाज्म के साथ में मैं खुश होता हूँ और सोचता हूँ कि इस बार डबल मेहनत करके एक बेस्ट कंटेंट तैयार करेंगे। तो यूं ही बने रहिए। थैंक यू।